आज के हमारे स्टेशन के मेहमान जनाब श्री राम करी साहब एडिटर दक्कन कराने तशरीफ ला चुके हैं और इस सेशन के जो है मॉनिटर हमारे रियाज अहमद साहब हैं, नायब सदर। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से छोटे उर्दू अखबारात, जरायद और रसाइल को सालाना कम अज़ कम 60,000 रुपये बतौर माली इयानत पाबंदी के साथ जारी की जाए। मीडिया अकेडमी की जानिब से इंतकाल कर जाने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और माहाना 10,000 रुपये पेंशन 10 साल तक और लड़कियों की शादी के लिए 5 लाख रुपये जारी किए जाएँ। बीमार सहाफ़ियों के इलाज के लिए माली इमदाद जारी की जाए। जर्नलिस्ट के बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने हुकूमत जर्नलिस्ट चिल्ड्रन ओवरसीज़ एजुकेशन स्कीम शुरू करते हुए इसके तहत 25 लाख रुपये ग्रांट जारी करे। सहाफ़ियों के बच्चों को कारपोरेट स्कूल कॉलेजेस में तालीम हासिल करने फ़ीस में 50% रियायत देने के लिए जियो जारी किया जाए। उर्दू सहाफ़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करवाने और उर्दू अकेडमी की जानिब से तरबियती क्लासेस का मुसलसल इनेकाद और सहाफ़ियों को लैपटॉप दिया जाए। तेलंगाना के तमाम उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की शर्त के बगैर रिहायशी प्लाट्स डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए जाएँ। मीडिया अकेडमी में उर्दू सहाफ़ी को मेंबर नामजद किया जाए। रियासत में सहाफ़ियों को अक़ल तरीन उजरत को यकीनी बनाने हुकूमत वेज बोर्ड की सिफारिशात को रोबा अमल लाने के इक़दाम करे। डिजिटल मीडिया को भी एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाए। दस्तूरी हक़, आज़ादी इज़हार ख़याल के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों पर हमलों के सदबाब और इनकी हिफाजत के लिए रियासत महाराष्ट्र की तरह तेलंगाना में भी जर्नलिस्ट सिक्योरिटी एक्ट क़ानून बनाया जाए। पड़ोसी रियासतें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से शाया होने वाले उर्दू अखबारात को मीडिया लिस्ट में शामिल करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाए। मरकज़ी हुकूमत प्रेस काउंसिल की जगह मज़ीद बाइख्तियार मीडिया काउंसिल तश्कील दे जिसमें उर्दू सहाफ़त की शमूलियत को लाजमी हो। फ्रीलांस और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड बिला ताख़ीर जारी किया जाए। उर्दू अकेडमी से सहाफ़ियों को इलाज के लिए कम अज़ कम 50,000 रुपये माली इयानत जारी की जाए। मरकज़ी हुकूमत जर्नलिस्ट को ट्रेन टिकट में 50% रियायत की सहूलत फौरी बहाल करे। ये करारदादें थी। अब इसके बाद में इस सेशन के बाद में करारदादों पे जो है अगर आपको कुछ इसमें मज़ीद इजाफा करना है, आपके कुछ तजावीज़ है तो उसमें हासिल करते हुए इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। हमारे रियासत कर्नाटक से भी जो है कुछ करारदादें वसूल हुई हैं जिसको अभी जो है मोहतरमा आयशा बुतुल उसको जो है पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे सेशन आखिरी सेशन का आगाज़ होगा। जनाब जाफर हुसैन साहब एडिटर सदा हुसैन से ख्वाहिश है डाइस पर तशरीफ लाएँ। जनाब शहाबुद्दीन हाशमी साहब एडवाइजर से ख्वाहिश है डाइस पर तशरीफ लाएँ। शहाबुद्दीन हाशमी साहब। मोहतरमा आयशा बुतुल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा बुतुल है और मैं TUWJF की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज हमारी इस कौमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमारे कर्नाटक के उर्दू सहाफ़ी भाई भी शिरकत कर रहे हैं। उनके कुछ देरीना मसाइल और कुछ मुतालबात हैं जो कुछ इस तरह से हैं। उर्दू सहाफ़ियों और उनके अहले अयाल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सख्त ज़रूरत है। इस तरफ फौरी हुकूमत कर्नाटक मुतवज्जो हो। इसी तरह अगर कोई सहाफ़ी अचानक फौत हो जाए या बीमार होकर फौत हो या फिर ड्यूटी पर किसी हादसे में जा बहक हुआ हो, उनके अहले अयाल को 10 लाख रुपये की रकम हुकूमत बतौर एक्स ग्रेशिया अदा करें। एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले कर्नाटक के उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों की सरकारी फ़ीस में प्राइमरी ता आला तालीम रियायत देने का ऐलान किया जाए। सहाफ़ी की 2 लड़कियों की शादी में हुकूमत फ़ी शादी 5 लाख रुपये जारी करें। ऐसे सहाफ़ी जो एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं रखते और ज़िले में काम कर रहे हैं उन्हें बस पास की सहूलत कर्नाटक की सिद्धारमैया हुकूमत दे। एक अखबार के 3 से ज़ायद सहाफ़ियों को बस पास जारी हों। सहाफ़ियों को दी जाने वाली तरबियत में टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रूरियात से मुताल्लिक़ तरबियत को हुकूमत कर्नाटक शामिल करे।
तरबियती प्रोग्राम के अख्तिताम पर मुफ्त लैपटॉप, मोबाइल और कैमरा दिया जाए। ऐसे अक़लियती ज़बानों के तुलबा, खुसूसन उर्दू सहाफ़ती तुलबा जो सहाफ़त के ज़रिए रियासत कर्नाटक और अपने मुल्क भारत की खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें 1 साला या 2 साला स्टाइफंड जारी किया जाए। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से रियासती सतह पर दिए जाने वाले मीडिया एकेडमी के एजाज़ और अवार्ड में उर्दू सहाफ़ियों को शामिल किया जाए और ये एजाज़ देने से मुताल्लिक़ 3 रुकनी पैनल इसीलिए ज़रूरी है ताकि उर्दू सहाफ़ियों की शमूलियत में तकनीकी आसानी हो और इस पैनल का कोई उर्दू सहाफ़ी भी रुकन हो। तेलंगाना हुकूमत की तरह कर्नाटक की हुकूमत भी सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम स्कीम शुरू करे। कर्नाटक का उर्दू एकेडमी साल में 2 मरतबा सहाफ़ियों के लिए कारगाह का नज़्म करे और उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से लिखी जाने वाली किताबों की इशाअत का एहतमाम करे। इसी तरह उर्दू सहाफ़ियों के इलाज व मालजे के लिए फ़ी सहाफ़ी 25,000 रुपये रकम जारी की जाए। एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों के लिए हुकूमत कर्नाटक माहाना पेंशन जारी करती है, लेकिन सभी सहाफ़ियों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड हो ये मुमकिन नहीं। इसीलिए कोई सहाफ़ी अगर 10 से 15 साल से सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहा हो, उसको उसी सर्विस ग्राउंड पर पेंशन जारी किया जाए। फ्रीलांस और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए भी एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएं। मुख्तलिफ रियासतों से कर्नाटक में आने वाले उर्दू अखबारात को मीडिया लिस्ट में शामिल करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई 2023 को हैदराबाद में मुनक़िद ये कौमी कॉन्फ्रेंस मज़कूरा तमाम क़रारदादों की पुरज़ोर तायद करती है और हुकूमत कर्नाटका से इन मुतालबात को पूरा करने की सिफारिश करती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तेलंगाना और कर्नाटक की क़रारदादें मंजूर हो चुकी हैं। अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जो सहाफ़ी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, अगर वो भी कुछ क़रारदादें पेश करना चाहते हैं तो वो तहरीर करके हमें पहुँचाएँ। इस सेशन के बाद में उसको भी मंजूर किया जाएगा। शुक्रिया। इनक़िलाब जिंदाबाद। आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के इजलास में ये नारा लगा रहा हूँ। ये नारा मैं नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये नारा लगाया था मौलाना हसरत मोहानी ने, जो एक उर्दू सहाफ़ी भी थे, उर्दू मुजाहिद आज़ादी भी थे। जय हिंद। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये नारा यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ कि इस इजलास के अख्तिताम का ऐलान करूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक उर्दू वाले ख्वाजा हसन सफरानी ने ये नारा लगाया था, इंडियन नेशनल आर्मी को जब सलाम की ज़रूरत हुई, नमस्ते की ज़रूरत हुई, सत श्री अकाल की ज़रूरत हुई, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने कहा कि आर्मी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ऐसे में जय हिंद कहा जाए। तो ये उर्दू वाले ने नारा दिया था, जय हिंद। तो आपका कहने का मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। नेताजी सुभाष चंद्र को नेताजी बनाने वाला अगर कोई है तो वो है उर्दू वाला आबिद हसन सफरानी। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी जर्नलिज्म में, हिंदुस्तानी मीडिया में, हिंदुस्तानी सहाफत में जो पहली शहादत, जो मार्टियर जो थे, वो थे मौलवी मोहम्मद बाकर, उर्दू सहाफ़ी, जिन्हें कहा जाता है शहीद सहाफत। तो ये कहने का मतलब मुझे ये है कि हमारे दरमियान भी एक ऐसी ही इनकलाबी शख्सियत मौजूद है। दक्कन क्रॉनिकल के एडिटर हैं श्री राम कर्री साहब, और श्री राम कर्री साहब अच्छी तरह नज़र रखते हैं उर्दू सहाफ़त भी, और जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी उनकी गहरी नज़र है, और हिंदुस्तान किधर जा रहा है ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एक कालम निगार भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, एक नावल निगार भी हैं वो। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जो दिल होता है, जो जहन होती है, जो सोच होती है, वो बहुत वसी होती है। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो उर्दू जर्नलिस्ट हैं उन्हें अपने ख्यालात से आप वाकिफ़ करवाएं। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम। आपने बहुत अच्छे से उर्दू में बोला। मैं उर्दू की ज़ुबान से उतना परिचित नहीं, तो जब मुझे बुलाया गया मैं बहाने ढूंढ रहा था। पहले सैयद साहब का मैसेज आया, फिर
माजिद भाई का फ़ोन आया। मैं सोच रहा था कि 600 से 800 उर्दू जर्नलिस्ट, इनके सामने मैं जाकर के क्या बोलूँगा। इससे अच्छा बहाना दे देता हूँ, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मैं हैदराबाद में हूँ ही नहीं, तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी देर पहले आया था, पीछे बैठा था, मुझे लगा शायद ये लोग भूल गए होंगे और मैं साइलेंटली निकल जाऊंगा, तो वो भी नहीं हुआ। मैं पिछले 2 दिन से जब मुझे बोला गया कि यहाँ बात करना है, एक तो मुझे उर्दू आती नहीं, दूसरा मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ, गलती से जर्नलिस्ट बन गया। क्यों बना मुझे भी नहीं मालूम, जिन्होंने बनाया उन्हें भी पता नहीं चला कि इसको बनाया किस लिए जर्नलिस्ट। तो अक्सर इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में आके बात करना था, तो मैंने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो अब रिटायर हो गए, दिल्ली में रहते हैं, सोचा उनसे फ़ोन पे पूछ के कुछ पॉइंट्स ले लूँगा और बता दूंगा यहाँ पे कि जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो लगता है कल जब मैंने उन्हें फ़ोन किया उन्होंने सारे पेपर्स पढ़ लिए तब तक, और बुजुर्ग हैं, काफ़ी गुस्से में थे। मैंने उन्हें कहा कि जर्नलिस्टों को मुझे जाके एडवाइस देना है कि क्या करना चाहिए जर्नलिस्ट को। और ये काफ़ी बड़े एडिटर थे एक ज़माने में दिल्ली में, प्रोमिनेंट, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा सारे जर्नलिस्ट को जाकर के बोलो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। मैंने कहा ये एडवाइस मैं स्टेज से कैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लगता है आप बिजी है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। बोले नहीं 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 ठीक है ठीक है, मैं गुस्से में था। उनको बोलो कि और कोई काम मिले तो वो कर ले, कोई ढंग का काम कर ले, जर्नलिस्ट क्यों बने हो। और चाय बेचो, मस्का बन बेचो, इज्जत से जियो, ये क्या प्रोफेशन है क्या। आप यकीन कीजिए उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, कहने को तो क्या है, कुछ भी पॉइंट्स लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ में मैं खुद भरोसा ना करूं मैं वो कैसे बोलूं। एक तरफ तो ये है कि पिछले कई सालों से देयर इज अ कंसर्टेड एफर्ट टू डीलेजिटिमाइज द मीडिया। इसका मतलब ये है, सरकार ये कहती है कि मीडिया की जरूरत नहीं है, आप लोगों की जरूरत ही नहीं, आप लोग बस गायब हो जाओ, हवा में निकल जाओ, रहो ही मत यहाँ पे। और इसके कई साइंस हैं, आप सेक्रेटेरिएट में जा नहीं सकते, ऑफिसर से मिल नहीं सकते, पार्लियामेंट में। और ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, वाईएसआरसी, डीएमके, टीएमसी, सबके सब आपको और मुझको पसंद नहीं करते हैं, और उसका एक कारण है, एक ही कारण है, और ये सभी चाहते हैं कि आप लोग को एक्सेस नहीं दिया जाए। जिस तरह गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी पे आग लगाने की जरूरत नहीं है, पत्थर मारने की जरूरत नहीं होती, बस आप गाड़ी में पेट्रोल काट डालो। जैसे मैं कह रहा था कि सियासत को तकलीफ है आपसे और मेरे कलम से, हमारे एक आदत है हमारी, और वो आदत है कि हर चीज पे सवाल पूछते हो। मैं बचपन में क्लास में बहुत मार खाता था टीचर से। टीचर घर पे आके माँ बाप को भी बताते थे कि बाकी सारे बच्चे तो जो हम बोलते हैं लिख लेते हैं, ये सवाल पूछता है। और जब कहते हैं कि सवाल मत पूछो तो फिर वो भी पूछता है कि क्यों ना पूछे। तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इस दुनिया में लोगों को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद आ सकते जो ताकतवर लोगों को सवाल पूछे।
उनके कानों को भी अच्छा लगता है जब लोग जिंदाबाद कहते हैं, उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, ये सब करते हैं, उनके पैरों पे गिर जाते हैं, ये अच्छा लगता है नज़ारा। इन सब के बीच में जब बाकी सारे लोग आपको जय जयकार कर रहे हो, जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं, और एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे आपसे 2-3 सवाल पूछने, तो जाहिर है वो व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आएगा। और इसलिए डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ मीडिया का मतलब है कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछे उसका मुंह बंद कर दो, उसे बदनाम कर दो, सोशल मीडिया पे सिस्टमिकली गालियां बरसाओ, कहो कि वो बेईमान है, बिका हुआ है वगैरह। आपने सुना होगा पेड मीडिया, सुना होगा ना, पेड मीडिया एक शब्द है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता है। और ये उस वक्त कहा जाता है जब कई मीडिया हाउसेस, और आप सब इस प्रॉब्लम से वाकिफ होंगे, महीने महीने सैलरी बिना लिए कोई काम करता है ना, तो वो जर्नलिस्ट होता है। महीने महीने तक सैलरी नहीं मिलती। और जब मुझे बोला गया डेक्कन क्रॉनिकल एडिटर बनो, उसी हफ्ते मुझे 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली एक जॉब भी मिली थी इसी शहर में, टेक्नोलॉजी कंपनी में। तो मैं काफ़ी दोस्तों से बात कर रहा था कि जर्नलिज्म का मौका है, एक पेपर है, इसका एडिटर बनो, तनख्वाह कम रहेगा, रात नींद नहीं आएगी, 2 बजे तक काम करना पड़ता है, और सुबह उठते साथ ट्विटर पे गाली खानी पड़ती है। कांग्रेस के खिलाफ लिखो कहेंगे बीजेपी वाला है, बीजेपी के खिलाफ लिखोगे देश के खिलाफ है, केसीआर साहब के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कहेंगे तेलंगाना के खिलाफ है, ओवैसी साहब से सवाल पूछेंगे बोलेगा आरएसएस का आदमी, आरएसएस से पूछेंगे बोलेगा ये बांग्लादेश से आया है। एक तो रात में नींद देर से आती है, पैसा टाइम पे मिलता नहीं है, बाकी दोस्त लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे अपने साथी, कोई बंगला बना रहा है, फ्लैट ले रहा है, किराए के मकान में रहो, ऑटो में घूमो, और जिन लोगों के लिए लगता है कि आप काम कर रहे हो वो लोग आपको गाली देते हैं, कहते हैं बिका हुआ है। बिकना चाहता हूं, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही बीमारी है सवाल पूछने की, और इसके लिए मार बचपन से खा रहे हैं, आज भी खाएंगे और शायद हमेशा ही खाते रहेंगे। और उस वक्त जब सरकारों में वो लीडर्स हैं जिनके कानों को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बस चाहिए कि आप भी उनके चमचे बन जाएं, उनकी हर बात पे तालीम, हर बात पे शाबाशी दें। दूसरी बात मेरे को जो समझ में आया मेरे अपने करियर में साथी जर्नलिस्ट से, भाषा अलग है लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं। आप टेलीविजन में हो, प्रिंट में हो, ऑनलाइन में हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, प्रॉब्लम्स काफी कुछ सिमिलर हैं। दूसरी बात, आजकल आपने देखा होगा कि कई हमारे जर्नलिस्ट साथी पीआर बन गए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन गए, किसी मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए काम करते हैं, और वो शाम को हमें व्हाट्सएप में एक प्रेस रिलीज भेज देते हैं। ये हमारे जिंदगी का दूसरा दुश्मन बन गया है। एक्चुअली दुश्मन नहीं है लेकिन कठिनाई जरूर बन गया है। शाम को व्हाट्सएप में मैसेज आता है और वो लोग चाहते हैं कि आप सुबह से शाम घर पे बैठ जाएं, बिल्कुल सवाल ना पूछे, घर से निकले भी मत, शाम को हम जो व्हाट्सएप में दें आप वैसे के वैसे बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, वो उन्होंने जो बोला वो भी हमने बोल दिया। तब मुझे याद आया जॉर्ज ऑरवेल ने एक डेफिनेशन दिया था कि ये जर्नलिज्म है क्या। और जर्नलिज्म के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था 100 साल पहले, लगता है आज के लिए उन्होंने वो 100 साल पहले बात कह के गए। वो उन्होंने कहा जो सियासत चाहती है कि आप बोलो वो बोलना जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन जो सियासत चाहती है कि आप ना बोलें
वो बोले तो जर्नलिज्म है। तो सुबह से शाम तक मुझे आपकी तरह व्हाट्सएप में प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस से, पार्टी प्रेसिडेंट्स के ऑफिस से, पुलिस से, आईएएस से, वो सब मैसेजेस आते हैं जो वो चाहते हैं कि मैं बोलूं। और मैं जानता हूं कि जितने उन स्टेटमेंट्स को मैं इग्नोर करके उन स्टेटमेंट्स को मैं ना छापूं तो मैंने अपना पहला काम अच्छे से किया। दूसरा, हमारे रिपोर्टर्स के मीटिंग में आइडियाज बातचीत होती है और जैसे ये आइडियाज सुनता हूं मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट है जिसके छपने से सरकार में किसी ना किसी को बहुत गुस्सा आएगा, शायद मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भी आ जाएगा। मेडल तो मिलेंगे नहीं इस जिंदगी में, लेकिन मैं जिस दिन डीसी ज्वाइन हुआ एज एन एडिटर, मैंने एक छोटा सा शेल्फ खाली किया है और सारे लीगल नोटिस को कलेक्ट करता हूं। जो भी केस डालता है ना वो मैं कलेक्ट करते जा रहा हूं। अभी काफी अच्छा हो गया है इतना तक। रिटायर होने के पहले शायद इतने केसेस तो अपने खिलाफ करवा के ही जाऊंगा। अगर मैं उसमें सफल हुआ तो शायद मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूं। एक तरफ सरकार दुश्मन है, एक तरफ बहुत पावरफुल लोग दुश्मन हैं, लेकिन एक तीसरा दुश्मन है और ये तीसरा दुश्मन उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक्चुअली दोस्त हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, अपने दोस्त, अपने फ्रेटर्निटी के लोग, अपने साथी व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं। आपको प्रेस क्लब में मिलेंगे, वर्किंग यूनियन, जर्नलिस्ट यूनियंस मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे। ये लोग भी कुछ चीजें आप कहते हो, करते हो तो गुस्सा हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बिल्डिंग के आसपास रहते हैं और ये सबसे बड़े डिक्टेटर होते हैं दुनिया में। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ लो क्योंकि उनसे 5-10 साल में एक बार मुलाकात होती है। उनसे कैसे लड़ो जिनके साथ सुबह शाम दोपहर उठना बैठना है, जो अपने ऑफिस में अपने बगल में बैठता है, जो अपने बिल्डिंग के बाजू वाले फ्लैट में रहता है, जो अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है, और वो जो चीज पसंद नहीं करता अगर आप वो बोल दो तो जिंदगी जो है जहन्नुम बना देते वो लोग। तो सच के लिए सिर्फ सियासत से लड़ना काफी नहीं है। झूठ तो घर वाले भी बोल जाते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, अपने खुद के साथी फ्रेटर्निटी के लोग भी बोलते हैं। उन झूठों को भी, उनके खिलाफ भी सच बोलना जरूरी है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सबको एक सवाल पूछूंगा क्योंकि मैंने बोला ना मेरी बीमारी है और इससे आपको कोई गुस्सा आएगा। मैं लिस्ट करना चाहता था कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या चीज़ है जो बदली जा सकती है। तो जाहिर है गवर्नमेंट बदल सकता है, एमपी बदल सकता है, एमएलए बदल सकते हैं। ऐसे सवाल मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ये जब अपना काम नहीं है, जर्नलिस्ट का काम नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या ओल्ड सिटी की ट्रैफिक नहीं बदल सकती? ये सवाल पूछने वाला, हिम्मत करने वाला शायद ही कोई उर्दू जर्नलिस्ट होगा जो पब्लिक को कह सके कि आप लोग क्यों रोड के बराबर रोड नहीं चलाते हो, ट्रैफिक गलत साइड में आने में क्या बड़ी बात है। इस हिम्मत को भी हम सबको समझना पड़ेगा क्योंकि दिस इज ए अनपॉपुलर ट्रूथ। वो सच बोलना जो हमारे रीडर्स को भी पसंद नहीं, हमारे लोगों को भी पसंद नहीं, वो सच भी बोलना पड़ेगा, उनसे भी सवाल करना पड़ेगा। और ये हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत है क्योंकि कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो भी लोग 3-4 लोग इफ्तार के लिए बुलाते हैं ना, अगले साल वो भी बुलाना बंद कर देंगे। एक भी बिरयानी का इनविटेशन नहीं मिलेगा। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, आपको निकालते जाएंगे एक एक करके। तब भी हिम्मत करना जरूरी है
और ये सब हम करते हैं एक कारण के लिए, सिर्फ एक रीजन, वन रीजन। और ये कारण ही इंसान और जानवर के बीच का फर्क है। जब इंसान के पहले शेर राजा करता था ना, जंगल का पूरी दुनिया पे राज था, शेर ने कभी नहीं पूछा कि उस जंगल में क्या हो रहा है, मुझे सच बताओ। ना कोई और जानवर उनको जाके सवाल पूछता था, वहां क्या हो रहा है। उस इंसान का दर्द के बारे में मुझे जानना है जिसको मैं जानता ही नहीं। ये इंसानी फितरत है। बाकी देशों में क्या हो रहा है, उस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, ये जानने की जिज्ञासा ही हमें इंसान बनाता है। और इंसानियत को जानने की एक तरफ क्यूरियोसिटी है, वो हिम्मत करके सच ला करके बताने वाला ही जर्नलिस्ट है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि एक मायूसी का माहौल बनाया गया है कि जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हर आदमी जर्नलिस्ट है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है वो जर्नलिस्ट है, जो भी वीडियो शूट करता है वो जर्नलिस्ट है, हर आदमी का फेसबुक और ट्विटर एक मीडिया चैनल है तो सही। वैसे आपको बता दूं, मैं भी बैटिंग करता हूं, मेरे पास भी बैट है, मैं विराट कोहली थोड़ी बनूंगा। तो उसी तरह हर जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पेन है, मोबाइल है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया रियलाइज कर चुकी है जर्नलिज्म डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितनी जरूरत है। और ये काम सिर्फ 800 जर्नलिस्ट नहीं कर पाएंगे। 100 करोड़ लोग को जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा तो बनना पड़ेगा, लेकिन आप और मैं फिर भी उन जर्नलिस्ट में हैं जो इसे अच्छे से कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं बाकियों के लिए कि सवाल पूछना एक होता है, कौन सा सवाल कब किससे कैसे पूछना है, इसकी भी मिसाल आपको देनी पड़ेगी। सवाल तो यह भी हो सकता है, आपको आम खाना पसंद है? सर आप थकते ही नहीं हो। सर आपने इतना बढ़िया सेक्रेटेरिएट कैसे बनवा दिया हम सबके भलाई के लिए, ये भी सवाल होते हैं। सर आप इतने ग्रेट क्यों हो, हमको कैसे इतने अच्छे लीडर मिल गए, ये भी सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है एंड में। लेकिन ये सवाल वो सवाल नहीं है, वो सवाल अलग होते हैं जिसको सुन करके जवाब देने वाले के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। वो आपको अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देने के लिए दिमाग में सोचने लगता है ना, वो सवाल पूछिए। और एक सवाल से दुनिया बदल सकती है। एक सवाल से, जवाब की भी चिंता मत कीजिए, जवाब मिल जाएंगे, बस सवाल पूछने वाला चाहिए। सही वक्त पे सही तरीके से गलत चीज पूछने वाला ही अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। और यहां आज 800 ऐसे उर्दू जर्नलिस्ट जो ये करते हैं, उनसे मिलने का मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि मायूसी जब बढ़ती है, इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि हम अकेले हैं, अंधेरा बहुत हो गया है। ऐसे कॉन्फ्रेंस में जब आप आते हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूं, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, रोशनी आएगी, अंधेरा छट जाएगा। बस जरूरत एक चीज की है, मेरे दिल में जो आग है, वो आपके दिल में जो आग है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवालों के रूप में आए और सियासत को परेशान करते रहें। ये हिम्मत इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगा कि कल मुझे अगर साइलेंस कर दिया, मेरा मुंह बंद हो गया, कोई बात नहीं, वो साफ सवाल पूछेंगे,
वो वहाँ पे बहन है, वो सवाल पूछेगी। ये हिम्मत मिलता है इस कॉन्फ्रेंस से, और ये हिम्मत जो आपने इस कॉन्फ्रेंस से दिया, उसके लिए मैं तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट सारे तमाम को, माजिद भाई आपको, सारे आपके, बहुत लोगों ने मेहनत किया, नहीं तो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इतने जगहों से पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई स्पीच देने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम और आप मिले हैं एक परिवार, जिनके ऊपर थोड़ी बहुत बादल हैं, लेकिन हम उन बादलों को हटा करके अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपने सवाल पूछते रहेंगे और हम ही जीतेंगे। और इसमें ना कोई पार्टी से मतलब, ना आइडियोलॉजी से मतलब सिर्फ इससे है कि मुझे जानना है, मुझे पता नहीं है, मैं पूछूंगा। जब तक मुझे सच नहीं मिलता पूछूंगा, पूछता रहूंगा। सवाल में आग होता है, सवाल ही रिवॉल्यूशन का सीड होता है, बीज होता है। और हम भी बीज हैं, हम भी आइडियाज हैं। हमें गाड़ भी दिया तो पौधे की तरफ फिर से आ जाएंगे। इस हिम्मत के साथ मैं आप सबको बिल्कुल अपने दिल से, आप सबके बारे में, आपके काम के बारे में शायद मैं जानता नहीं होऊंगा, जानने की कोशिश आज से करूंगा। लेकिन जब कभी आप कभी अकेले महसूस करें, जब कभी आपको लगे कि डर लग रहा है, जब कभी लग रहा है कि वो काम जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, याद रखिए आपका एक और भाई है, उसके कई भाई हैं, पूरे दुनिया के जर्नलिस्ट। इन दैट स्पिरिट वी आर ट्रूली अ वंडरफुल फ्रेटर्निटी। यस, कई लोग चाहते हैं कि कल अलग हो, कि कल जब आज रात को अंधेरा हो, लोग सो जाएं, कल सुबह उठें, कल ऐसी दुनिया हो कि एक भी जर्नलिस्ट ना हो। यह सपना है, सपना ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई सवाल पूछेगा। एंड में मैं आपको एक छोटा सा जोक बता के जाता हूं। वैसे तो अच्छे अच्छे कोटेशंस वगैरह बताना अच्छा लगता है, लेकिन मैं एंड में जोक बताता हूं। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। आप सबने मुर्गी देखी होगी, सुबह सुबह मुर्गी का काम क्या होता है? सुबह सुबह उठकर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को उठा देती है। जो दुनिया को नींद से उठाता है चिल्ला करके, उसका तो बिरयानी ही बनेगा। लेकिन मरने के पहले उसको पता है लोग उठ गए हैं। मुझे भी पूरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश, मैं वो मुर्गी बनना चाहता हूं। चिल्ला चिल्ला करके आपके नींद को हराम करके उठा दूंगा। उसके बाद चाहे बिरयानी बना लो या जो बना लो, लेकिन इतनी हिम्मत तो है मुझ में भी, और मैं जानता हूं आप सब में भी है। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लवली कॉन्फ्रेंस माजिद भाई, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और कभी ना डरें, कलम चलाते रहें। आपका कलम, उसको और शक्ति मिले, जिंदगी भर आप लोगों की आवाज़ बने, उन लोगों की आवाज़ बने जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनका कलम बनिए जिनके पास तालीम नहीं है। जब तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे, यू विल डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब श्री राम कर्री साहब। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इन्होंने आखिरी मैसेज दिया है, जहाँ उन्होंने आखिरी मैसेज दिया है कि आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, तो मैं समझूंगा कि यहाँ कितने लोग मूर्ख बनते हैं ये देखने की बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपने तकरीर में, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सैटारिकल जो अंदाज़ आपका था, तंज़ो मिज़ाह से भरपूर ये तकरीर रही, लेकिन बहुत बामाने ये तकरीर रही, उनके खिताब रहा, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी हकीकत में वही होता है जो सवाल करता है। और उन्होंने कहा कि सवाल करें, और झूठ के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वही सहाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र भी है कि हमारे पास जो उर्दू सहाफ़ी हैं वो सवाल भी करते हैं, जवाब भी लेते हैं। ये बहुत अहम बात है उर्दू सहाफ़त की, और ये तारीख़ रही है उर्दू सहाफ़त की कि हमेशा उसने सवाल किया, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई,
बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे सहाफ़ी यहाँ जमा हैं वो भी उसी रविश पर कायम रहेंगे, उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मरहला आ रहा है, श्री राम करवी साहब ने जिस तरह आपको एक मुल्क का मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि मैं भी आपको एक मैसेज दूँ। और वो मैसेज ये है कि उन्होंने सवाल की बात की थी, तो मैं चाहूँगा कि एक सवाल दूसरे सवाल की गुलपोशी करे और तहनीत पेश करे। जनाब हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो सवाल की शक्ल में आएँ और श्री राम कुमार साहब की गुलपोशी करें और तहनीत पेश करें। श्री राम करवी साहब की। और हाशमी साहब के बारे में आपको बता दूं कि हमारे यूनियन के ये एडवाइज़र हैं और कोना मश्क सहाफ़ी हैं। और मैं सवाल इसलिए कह रहा था कि श्री राम करवी साहब ने कहा कि सवाल पूछने वाले सहाफ़ी ही हकीकी सहाफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछने वाले हैं और हम भी उसी काफिले में शामिल हैं। कुछ सवाल करेंगे आप? बहुत शुक्रिया रियाज अहमद साहब, इस सेशन के मॉडरेटर। और आज की इस कॉन्फ्रेंस की आखिरी तकरीर इख्तितामी खिताब सदर फेडरेशन जनाब एम माजिद साहब का होगा, लेकिन इससे कबल हमने जो करारदादें आपके सामने पेश की थी, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं तो उसको अपनी तालियों की गूंज में मंजूर कर दें। महाराष्ट्र के दोस्तों से इल्तिमास है कि महाराष्ट्र से जो हमारे उर्दू सहाफ़ी आए हैं, उनमें से हमारे मोहम्मद शाहिद, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद साहब हैं। आप भी जो है कुछ करारदादें पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद शाहिद नांदेड़ में बैसियत एडवोकेट और एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि जनाब एम माजिद साहब ने जो और उनकी टीम ने ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, यकीनन हमें बहुत दिन से इसका इंतज़ार था। और आज यहाँ आने के बाद वाक़ईतन महाराष्ट्र के जो सहाफ़ी यहाँ पर हमारे पास आए हैं, बहुत खुश हुए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर माजिद साहब और उनकी टीम ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो तजावीज़ात जो पेश किए गए हैं, हम भी चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में हम लोगों को जो मसाइल दरपेश है, उसमें चंद एक तजावीज़ है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमने कहा है कि आपने जो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का क़याम अमल में लाया, लेकिन अब हमारी कोशिश है, आपसे इल्तिजा है कि जिस तरह आज यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरह से लोग आए हैं, तो इसको वसी करते हुए ऑल इंडिया पर क़ायम किया जाए, ऐसी हमारी एक तजवीज़ है। दूसरी तजवीज़ ये है कि महाराष्ट्र में मराठी सहीफ़ा निगरान को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले मराद उर्दू सहाफ़ियों को भी दी जाए, ये एक हमारी तजवीज़ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र हुकूमत में तेलंगाना की तर्ज पर एक्रेडिटेशन कार्ड की तकसीम को आसान बनाया जाए, जो कि वहाँ पर मुश्किल दरपेश है। वहाँ पर जो तेलंगाना में जिस तरह की सहूलत है, उस तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एक्रेडिटेशन कार्ड को ईजी बनाया जाए। और एक तजवीज़ ये है कि जिस तरह यहाँ पर जो स्कीम है डबल बेडरूम या अराजी भी तेलंगाना हुकूमत की तर्ज पर महाराष्ट्र हुकूमत भी ऐलान करे। सीनियर सहाफ़ियों को वजीफ़ा यानी पेंशन जारी किया जाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सहाफ़ियों को तेलंगाना रियासत की तर्ज पर तमाम तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। और आखिरी एक तजवीज़ ये है कि हादसाती अमवात पर सहाफ़ियों के विरसा को
एक गृह ऐलान किया जाए। ये चंद तजावीज़ात है मेरी माजिद साहब से और उनकी तमाम टीम से गुजारिश है कि ये तजावीज़ात को आप आपके पास लें और इसको अमल में लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की जानिब से पेश की गई करारदादों की तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस भरपूर तायद करती है और इसको मंजूर करती है। अब हमारे एक और साथी आंध्र प्रदेश से हैं कुदरतुल्लाह कादरी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बिल्कुल इख्तिसार में जो है आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो हमारे तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन है उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया और आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। हमारे माजिद साहब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आंध्रा और तेलंगाना जो डिवाइड हुआ है वो सिर्फ 12 किलोमीटर, जहाँ से मैं आता हूँ करनूल से अगर सिर्फ 12 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो तेलंगाना में शामिल हो जाता है, जिसे अलमपुर कहा जाता है। तो बहुत सारे हमने जो है बहुत सारा मिलकर काम किया। माजिद साहब को भी जो है मैं तकरीबन 12-15 साल से बखूबी जानता हूँ। सार ने बहुत सपोर्ट किया हमारे इलाके में उर्दू की तरक्की के लिए, तरवीज के लिए, और सार की मदद से जो है हम बहुत सारे एक्रेडिशंस भी हासिल करते थे और हुकूमत तक हम जो है नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया है काफ़ी सारी जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो मैं हमारे TUWJF फेडरेशन से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमारी इस करारदाद को जो है हुकूमत तक पहुँचाएँ कि एक्रेडिशंस के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और हाउसिंग्स का तो इतना मसला है कि हमको जो है हाउसिंग प्रोवाइड ही नहीं हो रही। जब से जगन गवर्नमेंट आई है उस वक्त से जो है तमाम जर्नलिस्टों को, ना सिर्फ उर्दू जर्नलिस्टों के बल्कि तमाम जर्नलिस्टों को जो है कुचलने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ 2-3 मीडिया हाउस को खुंदलने के चक्कर में, ख़त्म करने के चक्कर में जगन गवर्नमेंट जो है तमाम जर्नलिस्टों से जो है लड़ाई जिस तरीके से छेड़ रखी है वो काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्रेडिशंस जहाँ पर करनूल डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपकी इतला के लिए बताता चलूँ, जब यूनाइटेड AP था उस वक्त पर जो है आंध्रा में हैदराबाद के अलावा सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम आबादी पाई जाती है तो हमारे करनूल में पाई जाती है। तकरीबन 8 लाख से ज़ायद जो है आबादी, उसमें मुस्लिम्स पे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मिलाएं तो 8 लाख से ज़ायद मुस्लिम्स होते हैं हमारे पास। उर्दू का काफ़ी बोलबाला है, हैदराबादी कल्चर करीब करीब हमारे पास मिलता है। तो इतने बहुत सारे चीज़ें थे, लेकिन जैसे ही तेलंगाना अलग हुआ तो हम जो है अपने आप को ये फील कर रहे हैं, स्पेशली उर्दू जर्नलिस्ट और मुस्लिम्स, कि हम थोड़ा पीछे हो गए हैं। तकरीबन 50 साल हम जो है पीछे हो गए, इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट को एक्सटेंड करते हुए हमारे आंध्रा में भी लाएँ, वहाँ पर भी जर्नलिस्ट हैं। और जो हाउसेस के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, एक्रेडिशंस के प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है दूर करें। तो मैं काफ़ी उनका जो है शुक्रिया अदा करूँगा और ये मौका फ़राहम करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके लिए बताता चलूँ कि मैं एडवोकेट भी हूँ। अगर आपको किसी किस्म की मदद की दरकार है तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी एक तजवीज़ आई है कि फेडरेशन को कौमी सतह की तंजीम बनाया जाए, तो इस खुसूस में इंशाल्लाह ज़रूर गौर किया जाएगा। और फेडरेशन का एक वफद जल्द ही महाराष्ट्र में नांदेड़ से औरंगाबाद के तक के अजला का अहाता करेगा। नांदेड़ के साथियों से गुफ्तगू करने के बाद में इसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। इसी तरह से कर्नाटक, आंध्रा और जो भी पड़ोसी रियासत है पहले इनको कवर करने के बाद में फिर इंशाल्लाह अगर हालात साजगार हैं तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे एक खुसूसी मदुइन में डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब चेयरमैन शाहीन इदारा जात भी मदद है, लेकिन वो आ न सके। इन्होंने मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब डायरेक्टर शाहीन इदारा जात से एक पैगाम भेजा है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत पूरे हिंदुस्तान के उल्मा की सरपरस्ती में मदरसा प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें मुल्क भर के 5000 हुफाज को मुल्क भर के 60 मदारिस में मुफ्त रिहाइश के साथ नियास NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत ज़ेर तरबियत हैं।
AICU जमात दाऊम पास कराना मकसद है ताकि हुफ़ाज़ को असरी तालीम से जोड़ा जा सके। शाहीन ग्रुप के मदरसा प्लस प्रोग्राम के मज़ीद तफसीलात के लिए शाहीन के वेबसाइट और इसके मराकज़ से हासिल कर सकते हैं। अब आज के इख्तितामी खुतबा जनाब M.A. माजिद साहब सदर फेडरेशन देंगे और इसके तकरीर के इख्तिताम पर ज़िलाई यूनिट्स को तहनीत पेश की जाएगी। आप तमाम तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोग चूँकि काफ़ी दूर दूर से भी आए हैं, आप लोगों को वापसी भी मतलूब है, मगर कुछ देर और कुछ मिनट्स और हमारे साथ गुजारें। थोड़ी सी आप जो है मुख्तसर करके तकरीर करें। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। क्योंकि तेज़ी से तकरीर करना है, आप लोग सुबह से थके मांदे ताबान हो चुके हैं। माजिद साहब को मैं मुबारकबाद देने के लिए कहा और इसका नाम तेलंगाना उर्दू हम इसी बार ऐलान कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसकी कामयाबी देखकर ये हिंदुस्तान भर की हो चुकी है, कौमी उर्दू फेडरेशन बन चुकी है और जिसकी सदारत के अहल जनाब माजिद साहब है, क्योंकि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कौमी सहाफ़त को देख चुके हैं प्रेस काउंसिल इंडिया के तहत। तो इस तंजीम की सदारत कौमी होते हुए हर रियासती चैप्टर के तौर पर अलग अलग लोगों का नाम लोगों को मुंतखब कर सकते हैं। ये एक कामयाबी थी, उर्दू के नाम पर इतने लोग जमा हुए। हुकूमतों को नाखून के होश लेने की ज़रूरत है कि उर्दू सहाफ़ी जाग चुका है, अपने हुकूक़ की लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और इंशाअल्लाह लड़ेगा। इससे पेशो मुखर्रिर जनाब एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा कि सहाफ़ी को सवाल करना चाहिए, सवाल के पादाश में उसको मुसीबतें होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझ पे भी अभी 2 महीने पहले 4 मुकदमे हुए, मगर होता यह है कि उस सहाफ़ी लिखने पर केसेस नहीं हो रहे हैं आजकल। उसको एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल के तौर पर मुकदमे करवा कर उसकी हतक इज़्ज़त, उसकी तौहीन, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मगर इन बातों की परवाह नहीं है। मगर हमारे साथ अगर ये संगठन रहे उर्दू सहाफ़ियों की तो हम खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। माजिद साहब, अब आप आगे बढ़िए इंशाल्लाह। कौमी खिदमत के लिए, उर्दू सहाफ़ियों के लिए तमाम लोग आपके साथ हैं। अगर मैं सच कहता हूं तो आप लोग भी जो है हाथ थाली बजाकर बताएं कि ये हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग कल रात से हैदराबाद आने का सफ़र किए हैं, अब फिर हमें वापस भी होना है, तो आपके जहन में ये बात आएगी कि मैं कुछ सोच कर आया था, एक मकसद लेकर आया था, अब मैं जाते वक्त कुछ लेके जा रहा हूँ या सब चीज़ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ये एक फितरी बात है। देखिए, आपके बुलाने, हमारे बुलाने और आपके आने में जो अंतर है वो ये है कि हमने एक काज के लिए आवाज़ दी थी और उस काज के लिए आपने भी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और वो आज इत्तेहाद का मुजाहरा आपके सामने देखा जा रहा है। देखिए, जैसा रामकेरी साहब ने कहा कि मसाइल तो सभी के हैं, हर ज़बान के जर्नलिस्ट के भी हैं, और जैसा कि कहते हैं कि सहाफ़ी को बस एक ही आदत है सवाल करने की और उसके बदले में चिकन की बिरयानी खानी पड़ती है। बता दिया आपने। तो ये बात मजाक ही नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये किस मकसद के लिए मैं आया, हम लोग किस मकसद के लिए जमा हुए। आपका यह जमा होना यानी अरबाब हुकूमत को के ऐवानों तक ये बात पहुंच चुकी है और वो बात पहुंच चुकी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे दरमियान में डीजीपी साहब नहीं हैं, 1 बजे तक पसो पेश कर रहे थे, आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। बोला भाई ठीक है, किसी के आने नहीं आने से आप लोगों का इत्तेहाद, आप लोगों की चीज़ें ये तो जाने वाली नहीं है, बल्कि हम में और ताकत पैदा होगी। वो उन्होंने रिपोर्ट मंगाई हमारे साथियों से, उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर राय करे, नहीं साहब ये सारे बहुत मुत्तहिद होकर आए हैं, आपका जाना ज़रूरी है और आपका प्याम होना ज़रूरी है। तो ये आपका इत्तेहाद यहाँ जो हम इनको मदऊ किए उनको भी मजबूर करता है आपके दरमियान आने के लिए, ताकि वो अपनी बात रख सकते हैं।
तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। दूसरी बात जहाँ तक है कि हमने तो यकीनन हमारा सफ़र हमारी तेलंगाना से शुरू हुआ, पहले आंध्र प्रदेश हमारा भी रहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश, वहीं के मसाइल को भी हम उठाते रहे। तो अब हमारे जो साथी हैं कहा कि भाई जितने जहाँ कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक हो या मराठवाड़ा हो, उनका समाजी, तहजीबी और हर हैसियत से उनका कैपिटल हैदराबाद है, वो हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। मुझे कहा जाता है औरंगाबाद से हैदराबाद से जब ट्रेन औरंगाबाद जाती है तो बोलते हैं कि एक ससुराल वाली की जा रही है, एक दूसरे जो मैके वाले को आ रही। ये हमारा रिश्ता है, ससुराल और मैके का रिश्ता है हमारा इन रियासतों के साथ। तो यकीनन आपके मसाइल हैं और इन मसाइल में देखिए हमने 4 पॉइंट्स के ऊपर हमको जद्दोजहद करनी है और आपका यहाँ आना हमें हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे एहसास में और इजाफा, हमारा इम्तिहान है अब आप कि हम तो आ गए यहाँ, हमने इनको ताकत दी आकर यहाँ, इनको कामयाब बनाया। अब ये लोग जो टीम है वो क्या करेगी? मैं अकेला नहीं हूँ, ये फूल के हकदार ये सारी टीम के लोग हैं, ये 4 लोग हैं जिनकी वजह से ये, मैं एक अलामत हूँ खाली एक फूल के लिए, बल्कि ये सारा वर्क ये लोगों की कामयाबी है। इन्हों की वजह से जो है इन्होंने कोशिश की कि आपकी मेज़बानी में कोई कसर ना रहे। यकीनन कुछ कसर हो भी तो हमें माफ़ करें। हमारा जो 4 किस्म का 4 नोयत का फिलवक्त जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब देखिए इलेक्शन ईयर है, अब इलेक्शन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक सवाल नहीं करेंगे, इस जमहूरियत में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। कल तक भी उर्दू की जहाँ भी है, ठीक है भाई, उनको पहले बाद में रखो, बाद में रखो। डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्शन के लिए, लोग बराबर अप्रोच होते हैं, मीडिया से अप्रोच होते हैं। खैर वो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा किस तरीके से लेन देन होती है, लेकिन उर्दू का है ना, ठीक है भाई, उसके लिए कुछ कर देंगे, उनके लिए कुछ कोटा कर देंगे, दूसरों को बड़े को इतना देंगे। तो ये जो तासुर है, इस तासुर को हम मिटाना चाहिए। और आप हमारी यानी सरकार, कम्युनिटी, यानी जो बरादरी है और मीडिया है, उसमें आप लोग एक यानी एक ब्रिज है, आप लोग एक पुल है, पुल का काम करने वाले हैं और आप लोग सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। तो हमने जो 4 प्रोजेक्ट लिए हैं उसमें यह है कि सहाफ़ियों को उनका मुसल्लिमा अक्रेडिटेशन कार्ड की फराहमी, उसके लिए हम बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं जो कार्ड से महरूम हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको हम किस तरीके से उनको सरकारी जो कुछ क़वानीन बनाए गए हैं या क़वानीन में तरमीम करवाना है, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बल्कि हमारी जद्दोजहद में अब दीगर रियासतें, आंध्र प्रदेश का भी जिक्र आया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसको भी हम शामिल करेंगे और बहुत जल्द हम ये इस तरीके से हुकूमत को नुमाइंदगी करेंगे। बल्कि वहाँ जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको हम कन्विंस करेंगे कि देखिए जब आप दूसरों के साथ ये मामला कर रहे हैं तो हमारे साथ ये मामला करें। दूसरा हमारे ये है सबसे बड़ा जो मसला है हाउस साइट का, या जो है हमारे लिए डुवेलिंग यूनिट्स का, यानी हमारे लिए घर फराहमी का। इसके लिए पता नहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हम उसकी तफसील लेंगे वहाँ क्या हो रहा है, और तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है उसके लिए तो नुमाइंदगी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में कुछ हद तक हमें थोड़ी बहुत पेशरफ्त हो रही है, हम लोग थोड़ा सा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक डाटा भी बना रहे हैं, वो डाटा जो है शहर के अजरा के लोगों के लिए जो बेघर हैं, उन जो मुस्तहक हैं, उनको घर की फराहमी का मामला हुआ है। तीसरा मामला जहाँ तक है राइट टू एजुकेशन के तहत हमें भी बेनिफिट मिलनी चाहिए। अब आप देखिए जब से ये गवर्नमेंट मरकज़ में, सेंटर में आई है, राइट टू एजुकेशन खाली नाम का रह गया, जबकि ये राइट टू एजुकेशन मैं समझता हूँ कि इतना प्यारा जो है ये कॉन्सेप्ट है और इसको पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका अमल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूनिट्स ने, जिसमें फैसल साहब वगैरह भी शामिल हैं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के हद तक कुछ कामयाबी हासिल की, लेकिन हम स्टेट लेवल पर ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि दीगर 3 रियासतों में भी हम इसके लिए, इसके अमलावरी के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस कानून से बेनिफिट उठाते हुए अपने बच्चों को अच्छा तालीम दिला सके। रही बात चौथी हेल्थ की बात है। अब हेल्थ के लिए यकीनन केयर वालों ने एक रहा, बहसे तैसे वो तो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन हमें कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आप भी दुआ कीजिए कि आपको फ्री हेल्थ स्कीम के तहत जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार के साथ, बल्कि कुछ चैरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो हो सकता है कि उसमें भी कुछ हमको कामयाबी मिले। और एक बात जहाँ तक है, आप लोगों के लिए
एक ग्रुप इंश्योरेंस के ज़रिए हेल्थ कार्ड और या एक्सीडेंटल जो बीमा होता है उसके लिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपके आने का जो मकसद है, एक तो आपके इत्तेहाद का मुजाहरा, चूँकि मैं देखता हूँ उर्दू सहाफ़ी के बारे में जहाँ तक एक आम लोगों का तासुर है, मैं समझता कि हमारे जो है दक्कन क्रॉनिकल के एडिटर साहब शायद उर्दू सहाफ़ियों के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन ये बताना मैं चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़ी भी अपना एक प्रेजेंस रखते हैं और ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और दीगर ज़बानों के लोग इनसे इनपुट लेके अपनी रिपोर्ट लेते हैं, मगर ये बेचारा पीछे रहता है। तो ये बताना है कि आप किसी से कमतर है नहीं, ये जहन से निकाल दीजिए कि एहसास से कमतरी, ये चीज़ अपने जहनों से निकाल दीजिए। और जब आप यहाँ से रवाना होंगे तो ये समझिए कि मैं यहाँ से कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ और आपका हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल हमारे साथ रहेगा। और हमने जो रजिस्ट्रेशन का दिया है, और एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सवाल कर रहे थे जब हमने ये मामला शुरू किया कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। मुझे कुछ लोग आए, हम मुल्क वगैरह से, दूसरे इलाकों से रात का सफ़र करते हुए आए कि भाई हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम कैसे करवाना है। अरे बोला भाई वो चीज़ पूछने के लिए तुम उतना दूर सफ़र करके आए हो, देखिए उनकी दिलचस्पी। ये नहीं, मैं उनको सलाम करता हूँ मैं उन लोगों को, हमारे पास कि ऑनलाइन करने को स्मार्टफोन नहीं है, हम आपके पास शख्सी तौर पर आए हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमको मीटिंग में आनी है, और वो आए भी आज। तो ये आपका एहसास है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब 100 रुपये फीस भी रखे आप, ये सारे लोग पैसे देकर आए। हमने लोगों को पूछा भाई 100 रुपये की क्या अहमियत है, क्या है? नहीं, एक दर्द, एक पिंच, जेब से 10 रुपया भी गया तो आपको एक एहसास होता मैं 10 रुपया गया। ये सारे लोग 100 रुपया देकर आए। मैं तमाम करता हूँ सलाम इन पूरे लोगों को जो पैसे देकर आए। आपने कभी सुना है कोई मीटिंग में पैसे देकर लोग आते हैं, तकरीर सुन के चले जाते हैं? ऐसा नहीं। ये आपका पैसा हमारी एक अमानत है, ये अमानत हमारी जिम्मेदारियों पर, हमारे ज़मीर पर है। अगर हम आपका काम नहीं करेंगे तो ये हम ज़मीर फरोश हो जाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि आपका काफ़ी वक्त है और कई लोग चिट्ठी भेजें कि उनको वापस होना है, रात का सफ़र है, रात के जो है बसें हैं, ट्रेन है, जैसा भी आना हो। मैं समझता हूँ कि आपसे बहुत सारी बातें होंगी, ज़रूर होंगी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन एक और बात भी बताना चाहता हूँ, 9 स्टेट्स में पेंशन स्कीम है सर। रिसेंटली हम हरियाणा गए थे, चंडीगढ़ गए थे, दोनों स्टेट्स में, पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ भी ऐलान हुआ है। यूपी में ऐलान हुआ जहाँ योगी की हुकूमत है। और हमारी हुकूमत जो खुद को बहुत कुछ बोलती है, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। वो हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, सेक्रेटरीट हमारे पैसों से बना, आप आने जा नहीं सकते वहाँ, ये आज हमारी हुकूमत है। लेकिन ये हमारा हक बनता, हम उस सेक्रेटरीट में भी जाएंगे, उस शीशे के महल में भी जाएंगे जो बेगमपेट में है। हमारे पैसों से बनते हैं, नाम आपका होता है, तख्ती आपकी लगती है, किसी और का नाम लगा देते हैं। तो ये होने वाला नहीं है। पेंशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे हर सहाफ़ी को जिनके 58 साल उम्र हो गई है, उनको पेंशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी, ये समाज की जिम्मेदारी, ये कह के बराबर हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी। बहुत सी चीज़ें हैं, यकीनन आप लोगों की शिरकत ने हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया है और हम ये जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। लेकिन साथ में एक ये बात भी है कि उन जिम्मेदारियों में आप भी शरीक होना। आप तक जब तक आपका इत्तेहाद, आपकी जो यूनिटी, आपका जो यहाँ जो दिलचस्पी से देख लिया, आप सुबह से लोग 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे से लोग आके बैठे हुए, 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। डिसिप्लिन के साथ आपने ये साबित कर दिया कि उर्दू का सहाफ़ी, उर्दू का जर्नलिस्ट भी उतना ही डिसिप्लिन वाला है जो दीगर ज़बानों वालों का है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है और आपने यहाँ आकर हमको जो ताकत दी है उसके लिए हम मशकूर हैं। और उस ताकत के बिना पर, उस ताकत के निसार पर हम यकीनन अपने सफ़र को जारी रखेंगे। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और ये सफ़र जारी रहेगा, ये सफ़र चलता ही